राम प्यारे भाइयों बहनों, देखिए ये 2019 का लेवल 2 का सीडीपी सेक्शन का क्वेश्चन पेपर है जो जुलाई में हुआ था। तो सीडीपी सेक्शन को डिस्कस करेंगे, बाकी औरों को अदर वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि सीडीपी सेक्शन जो होता है इसमें अगर आप अच्छा स्कोर कर लेते हो ना तो सीटेट में आप 120 आराम से मार दो। पहले क्वेश्चन की देखिए बात करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि रीड द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शंस एंड आइडेंटिफाई द स्टेज ऑफ मोरल रीजनिंग ऑफ कोलबर्ग। देखिए कोलबर्ग की जो थी लेवल थे 3, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल, और जो स्टेज थी वो 6। अब इसमें देखते हैं। देखिए यहाँ पर कहता है कि राइट एक्शन इज डिफाइंड बाय सेल्फ चूजन एथिकल प्रिंसिपल्स ऑफ कंसाइंस दैट आर वैलिड फॉर ऑल ह्यूमैनिटी रिगार्डलेस ऑफ लॉ एंड सोशल एग्रीमेंट। देखिए ऐसा होता है जहाँ पर सेल्फ चूजन होता है, मतलब व्यक्ति जो होता है, व्यक्ति क्या होता है कि जो समाज में, जब व्यक्ति समाज में मतलब चीज़ों से ऊपर बढ़ जाता है, जब व्यक्ति समाज में क्या होगा कि और चीज़ों से ऊपर हट करके, और जब सेल्फ चूजन चीज़ें कर लेता है, मतलब अपने आप सोचना चालू कर देता है कि चीज़ के बारे में, अपने आप को सेंटर रखता है, तो वो जो होती है वो होती है कोलबर्ग की चौथी स्टेज, जिसमें ये लास्ट स्टेज होती है। यहाँ पर बहुत कम व्यक्ति पहुँच पाते हैं। यहाँ पर व्यक्ति क्या होता है कि अपने आप को दूसरों, यहाँ पर पूछ रहा है आपसे कॉग्निटिव ऑपरेशन स्टेज की क्या ऑप्शन है ना, ठीक है। यहाँ सर्कल ना ये सेंसरी मोटर की सब स्टेज होती है। सेंस नंबर 3 क्या करा है, तो कंस्ट्रक्टिविस्ट सच एज जीन पियाजे, वाइगोस्की व्यू लर्निंग है। तो लर्निंग को किस तरह मानते हैं, देखिए जो कंस्ट्रक्टिविस्ट होते हैं ना वो कहते हैं कि एक प्रोसेस मेकिंग है, मीनिंगफुल प्रोसेस मेकिंग होता है, बच्चा एक्टिव एंगेज होता है, अपनी चीज़ को यहाँ पर खुद निर्माण करता है, मतलब अपना जो भी नॉलेज का निर्माण करेगा बच्चा खुद करेगा। तो कंस्ट्रक्टिविस्ट होते हैं बच्चा एक्टिवली एंगेज है, खुद निर्माण करेगा, ठीक है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं जी। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 ये कह रहा है कि सेलेक्टिंग एंड प्रेजेंटिंग स्टोरीज एंड क्लिपिंग फ्रॉम अ न्यूज़पेपर दैट पोर्ट्रे बोथ मैन एंड वुमेन इन द नॉन ट्रेडिशनल रोल्स इज एन इफेक्टिव स्ट्रेटेजी टू। देखिए ऐसा होता है, मतलब आप न्यूज़पेपर में से उन चीज़ों को दिखा रहे हो जो कि ट्रेडिशनल रोल से हट करके हैं। मतलब क्या है कि अगर एक व्यक्ति जो है वो घर का काम भी कर रहा है और एक लेडीज जो है वो बाहर काम भी करने जा रही है, इसका मतलब क्या है कि आप बच्चे को ये दिखाना चाह रहे हो कि ये कोई स्पेसिफिक नहीं है कि कोई स्पेसिफिक जेंडर एक काम करेगा। व्यक्ति घर का काम भी कर सकता है और औरत बाहर भी जा सकती है, औरत घर का काम भी कर सकती है और व्यक्ति बाहर जा सकता है। मतलब कोई स्पेसिफिक नहीं आप मेंशन कर रहे कि यार ये व्यक्ति है या ये पर्सनैलिटी है, मतलब ये और मतलब आदमी या औरत हैं, उनको आप स्पेसिफिक काम डिफाइन नहीं कर रहे हो। तो ये होता है आप काउंटर कर रहे हो किसको, जेंडर स्टीरियोटाइप को हम काउंटर कर रहे हो। मतलब आप बच्चे के दिमाग में ये भरना चाह रहे हो कि जेंडर जो है वो किसी चीज़ को करने या ना करने का एक तरह से मानक नहीं होता। जेंडर के अलावा भी आप किसी को कर सकते हो। व्यक्ति बाहर जा सकता है काम करने, घर में भी कर सकता है, औरत घर का काम भी कर सकती है, औरत बाहर जा सकती है, ठीक है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 ये कह रहा है आपसे विच ऑफ द फॉलोइंग प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन चाइल्ड सोशलाइजेशन। देखिए चाइल्ड का जो सोशलाइजेशन होता है ना, सामाजिकरण, बच्चे का जो सामाजिकरण होता है उसमें मीडिया भी हेल्पफुल होती है। बच्चा देखता है, बंडूरा कहता है कि बच्चे का जो ऑब्जर्वेशन सीखता है बच्चा, तो बंडूरा तो ऑब्जर्वेशन को सबसे बड़ा मानते हैं, तो मीडिया में अगर टीवी में बच्चा देखता है तो उसको ही मानता है, जो कि बंडूरा ने बोर्डोल एक्सपेरिमेंट किया था। स्कूल भी होता है, फैमिली भी होती है, नेबरहुड होता है, मतलब ये चारों ही होते हैं। लेकिन अगर ये पूछता स्पेसिफिक की प्राइमरी कौन सा है, तो जहाँ फैमिली है वो प्राइमरी होगा, स्कूल जो है वो सेकेंडरी होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जनरल पूछ रहा है कि सोशलाइजेशन किसके सबसे होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। देखिए हार्वर्ड गार्डनर जो है, इनकी मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी है हार्वर्ड गार्डनर की। हार्वर्ड गार्डनर ने बताई थी 8 तरह की, शुरू में बताई 7 तरह की, फिर बताई 8 तरह की। करंट में इनकी 9 तरह की बुक दे रखी है, 9 तरह की वो दे रखी है इंटेलिजेंस एनसीईआरटी में, और 9वीं आई है इनकी एग्जिस्टेंशियलिस्ट, ठीक है। मतलब जिसमें ये होता है कि हम कैसे पैदा हुए, हम समाज में क्यों हैं, मरने के बाद हमारा क्या होगा, मतलब जो स्पिरिचुअल गुरु होता है ना उस तरह की जो एक तरह से उन्होंने मेंशन किया, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि एक वो दे रखी है आपको, विशेषता दे रखी है उनकी, उसकी बताना है कि ये कौन सी इंटेलिजेंस है। एबिलिटी टू डिटेक्ट एंड रेस्पॉन्ड अप्रोप्रिएटली टू द मूड्स, टेम्परामेंट, मोटिवेशंस एंड इंटेंशन ऑफ अदर्स। देखिए ऐसा होता है जहाँ पे अदर्स है, दो होते हैं, एक होता है आपका इंटरपर्सनल और एक होता है इंट्रापर्सनल। इंट्रा जो होता है ना, इंट्रा मतलब होता है खुद का, इंट्रा मतलब है खुद का, ठीक है, और
इंटर जो होता है ये होता है दूसरे व्यक्ति को आप समझ पाते हो कि दूसरा व्यक्ति किस तरह से बिहेव करता है, किस तरह से वो सोचता है, किस तरह से उसका टेम्परामेंट है, कैसे उसका करेक्टर है। तो उस तरह जो दूसरे व्यक्ति को आप जब पहचानना चालू कर देते हो तो यहाँ पर काम करते हैं आपकी इंटरपर्सनल। ठीक है, तो हार्वर्ड गार्डनर की थ्योरी मल्टीपल इंटेलिजेंस की, उन्होंने फ्रेम्स ऑफ माइंड बुक लिखी, उसमें अपने इंटेलिजेंस को बता रखा है। 8 शुरू में 7 तरह की थी, करंट में 9 तरह की हैं, बीच में 8 तरह की भी हुई थी। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। देखिए ये थोड़ा क्वेश्चन बड़ा है। इस क्वेश्चन में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी रीजन फॉर असेसमेंट ऑफ चिल्ड्रन। देखिए जो असेसमेंट के लिए रीजंस होते हैं ना वो क्या क्या होते हैं। बच्चे को आप लेबल करोगे तो देखो लेबल करना जहाँ था वो गलत होता है, तो ये तो गलत हो गया। सेकंड, टू इम्प्रूव टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, बिल्कुल हेल्प करता है, बिल्कुल सही बात है, हेल्प करता है। टू फाइंड आउट चेंजेस प्रोग्रेस इन लर्निंग एंड टेक्स प्लेस ऑर्डर टू, बिल्कुल पीरियड ऑफ टाइम बच्चे में क्या चेंजेस आए, जो आपने सिखाया उसे क्या चेंजेस आए, बिल्कुल ये असेसमेंट करता है। डिस्कस द कैपेबिलिटीज पोटेंशियल स्ट्रेंथ एंड चैलेंजिंग एरियाज ऑफ द चाइल्ड विद द पेरेंट, बिल्कुल पेरेंट्स के संग आप उस चीज़ को बच्चे के संग, बच्चे का जो आप हुआ है लाइफ टाइम, मतलब जो बच्चों को आपने पढ़ाया है उससे बच्चे में क्या पोटेंशियल आए हैं, उसकी क्या स्ट्रेंथ बढ़ी है, क्या बच्चे के पोटेंशियल हैं, चैलेंज एरियाज कौन कौन से हैं, कहाँ पर गैप आ रहा है, कौन सा उसको ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रहा है, कहाँ पर उसने इंप्रूवमेंट किया। तो जब डिस्कस भी करते हो आप अपने पेरेंट्स से, मतलब जो बच्चे के पेरेंट्स डिस्कस करते हो, ठीक है। तो इसमें जो आपके सेकंड थर्ड फोर्थ ये तीनों सही है, मतलब ऑप्शन नंबर 3 सही है इसमें। ठीक है जी, अब क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन, सेंट्रल क्या होता है प्रोग्रेसिव एजुकेशन में, सेंट्रल किसको मानोगे। देखिए प्रोग्रेसिव एजुकेशन जो होता है वहाँ पर बच्चे की जो कैपेबिलिटीज़ हैं, बच्चे के जो पोटेंशियल हैं उनको आप सेंटर में मानते हैं। प्रोग्रेसिव एजुकेशन ये है कि आप बच्चे में विश्वास करते हो कि बच्चा कैपेबल है, बच्चे में पोटेंशियल है कि वो अपना ज्ञान खुद बनाएगा, आगे जाके बच्चा प्रोग्रेस भी करेगा और उसमें इतना पोटेंशियल है कि आप उसको सिखाओगे तो उसको सीख भी पाएगा। तो प्रोग्रेसिव एजुकेशन मतलब बच्चे को सेंटर मानती है और बच्चे की कैपेबिलिटीज उसकी स्ट्रेंथ को सेंटर मानती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 हुआ। क्वेश्चन नंबर 9, टू अंडरस्टैंड इंडिविजुअल डिफरेंसेज इट इज इंपॉर्टेंट। देखिए इंडिविजुअल डिफरेंस किससे आते हैं, सबसे पहले बताता हूँ आपको मैं। इंडिविजुअल डिफरेंसेज जो होते हैं उसका कारण क्या होता है। तो इंडिविजुअल डिफरेंस का जो कारण होता है वो होता है आपका इंटरप्ले ऑफ हेरिडिटी और एनवायरनमेंट। हमारी जो हेरिडिटी से हमें क्या मिला है, मतलब हमारे वंशजों से हमें क्या मिला है, साथ में हमारा एनवायरनमेंट उसको कैसे नर्चर कर रहा है। तो ये दोनों जो होते हैं ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस को कैटर करने में हेल्प करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 40 होगा इसका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स दे रखे हैं यहाँ पर कि डेवलपमेंट के प्रिंसिपल कौन कौन से होते हैं। तो देखिए इंडिविजुअल डिफरेंट, बिल्कुल डिफरेंट रेट से, एक जो अलग व्यक्ति है, हर जो व्यक्ति है वो अलग अलग रेट से डेवलप होता है, बिल्कुल सही है। डेवलपमेंट रिलेटिवली ऑर्डर होता है, बिल्कुल ऑर्डरली कैसे होता है कि ऐसा नहीं है कि एक बच्चा सीधा ही सेंसरी मोटर से पहुंच जाएगा कंक्रीट में, पहले प्री ऑपरेशन में आएगा फिर कंक्रीट में जाएगा। तो स्टेप बाय स्टेप होता है, एक बच्चा किसी चीज़ को सीखता है स्टेप बाय स्टेप सीखता है, यानी कि बच्चे ने चलना बाद में सीखा और दौड़ना पहले सीख लिया। तो ये ऑर्डरली होता है, पहले बच्चा चलना सीखे फिर दौड़ना सीखेगा। ठीक है, डेवलपमेंट टेक्स प्लेस ग्रेजुअली ओवर पीरियड टाइम, बिल्कुल एक जो धीरे धीरे होता है पीरियड ऑफ टाइम में होता है। ये नहीं है कि बच्चा रात को सोया और सुबह 6 फुट का हो गया, ऐसा नहीं है। हालांकि वो ग्रोथ है लेकिन डेवलपमेंट भी उसका पार्ट ही होती है ग्रोथ। ऐसा नहीं है बच्चे कोग्निशन आज तो कुछ नहीं था कल जगह तो आइंस्टीन पैदा हो गया, ऐसा कुछ नहीं होता। डेवलप होगा तो स्टेप बाय स्टेप डेवलप होगा, लेकिन एग्जैक्ट कोर्स एंड नेचर ऑफ द डेवलपमेंट डिटरमाइंड एट द टाइम ऑफ बर्थ, ऐसा नहीं होता। ये तो सिर्फ अगर आप ऑप्शन नंबर 4 को स्पेसिफिक जोड़ दोगे ना तो इसका मतलब है आपने बोल दिया कि जो हेरिडिटी है ना उसने डिसाइड कर दिया, लेकिन ऐसा नहीं है। हेरिडिटी के अलावा एनवायरनमेंट भी फैक्टर है, लेकिन जो 4th ऑप्शन है वो सिर्फ और सिर्फ हेरिडिटी के बारे में बता रहा है कि हेरिडिटी सब कुछ है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर 4 में अगर एनवायरनमेंट भी होता तो ये ऑप्शन ठीक होता, लेकिन हेरिडिटी खाली अकेला उसको मेंशन नहीं कर पाती, तो ऑप्शन नंबर 4 गलत है। क्वेश्चन नंबर 11, देखिए क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि सेवरल रिसर्च स्टडी शोज दैट टीचर हैव मोर ओवरऑल इंटरेक्शन विद बॉयज एंड गर्ल्स, व्हाट इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर दिस। अब देखिए इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं ना ये जेंडर बाइस को दिखाते हैं कि जो टीचर है एक लड़के से ज़्यादा इंटरेक्शन करता है बजाय कि गर्ल से। तो ये एग्जाम्पल है कि इसका जेंडर बायसनेस का। सिंपल क्वेश्चन है, कोई इसके एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर
12th। देखिए क्वेश्चन नंबर 12th कह रहा है द एबिलिटी टू कम अप विद ओरिजिनल एंड डाइवर्जेंट सॉल्यूशंस टू अ प्रॉब्लम। देखिए जहां पर ओरिजिनल होगा और जहां पर डाइवर्जेंट सॉल्यूशंस होंगे ना, वो आपका दिखाता है क्रिएटिव चिल्ड्रन को कि बच्चा क्रिएटिव है, मतलब अलग अलग रूप से सोच पा रहा है। एक प्रॉब्लम आपने बच्चे को दी, बच्चा उसको 4 तरीके से सोच रहा है, डाइवर्जेंट है, तो क्रिएटिव चिल्ड्रन होगा वो। एक बच्चे को आपने एक प्रॉब्लम दी, बच्चा उसको सेम फैक्ट से सोच पा रहा है जो आपने उसको प्रोवाइड कराए, तो वो कन्वर्जेंट है और उसे कहते हैं कन्वर्जेंट। ठीक है, तो इसमें क्या कर रहा है कि ओरिजिनल है और डाइवर्जेंटली सोच रहा है, मतलब अलग अलग तरीके से सोच पा रहा है, तो ये होगा आपका क्रिएटिव चिल्ड्रन। क्वेश्चन नंबर 13, विच इंस्ट्रक्शनल अडेप्टेशन शुड अ टीचर मेक वाइल वर्किंग विद दी स्टूडेंट्स हु आर विजुअली चैलेंज। देखिए विजुअली चैलेंज जो बच्चे हैं उनके संग टीचर को क्या करना चाहिए, तो टीचर को क्लियरली बोलना चाहिए, स्पीक क्लियरली, और लॉट ऑफ टच एंड फील, क्योंकि बच्चा देख नहीं पाएगा, तो आप उसको टैक्टाइल जो है, टच एंड फील के जो चीज़ हैं उनको ज़्यादा यूज़ करना है, और टीचर क्लियरली बोलेगा बच्चा उसको सुन पाएगा। भाई बच्चे को दिक्कत देखने में है, सुनने में थोड़ी है, तो आप उसको क्लियरली बोलोगे, टैक्टाइल मटेरियल ज़्यादा यूज़ करोगे जो टच एंड फील वाला है, तो बच्चा उसको कंफर्टली सीख पाएगा। ठीक है, और ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 14, कोऑपरेटिव लर्निंग एंड पीयर ट्यूटरिंग डैश इन एन इंक्लूसिव एजुकेशन। देखिए जो कोऑपरेटिव लर्निंग है और पीयर ट्यूटरिंग, मतलब कोऑपरेटिव लर्निंग क्या है कि बच्चे अपने आप साथ में ग्रुप में बैठ के सीख रहे हैं, और पीयर ट्यूटरिंग क्या होता है, एक बच्चा दूसरे को सिखा रहा है, दूसरा बच्चा दूसरे को सिखा रहा है, मेरे को कोई दिक्कत आ रही है तो मैं उससे सीखूंगा, और अगर उसको कोई दिक्कत आ रही है तो वो मेरे को सीखेगा। ठीक है, इसका मतलब आपस में जो कोऑपरेटिव लर्निंग होती है, इसको हमेशा टीचर को क्या करना है, एक्टिवली प्रमोट करना है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही होगा इसका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन द इंक्लूसिव एजुकेशन। ठीक है, इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेश शिक्षा में सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है। इंक्लूसिव एजुकेशन क्या होती है कि हर तरीके का बच्चा है क्लास में आपके में, तो वहाँ पर आप IEP, इंडिविजुअलाइज एजुकेशन प्लान को ज़्यादा महत्व दोगे। क्यों? क्योंकि वहाँ पर आपके क्लास में हर तरह का बच्चा है, विजुअली, फिजिकली, मेंटली, कॉग्निटिवली, हर तरीके से टैलेंट बच्चा है, नॉर्मल बच्चे भी हैं, तो आप हर बच्चे के अकॉर्डिंग, उसकी नीड के अकॉर्डिंग प्लान बनाओगे, उसके अकॉर्डिंग उसको समझाओगे। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग उसको पढ़ाओगे, तो इसीलिए उसके अकॉर्डिंग पढ़ाना यही IEP है, और इंक्लूसिव एजुकेशन सबसे ज़्यादा जरूरी यही होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। देखिए अब यहाँ पर जो दे रखी है आपको, क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच पेयर ऑफ द लर्नर एंड देयर प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, कुछ वो दे रखी है आपको डिसेबिलिटीज या कुछ वो दे रखी है, बताना आपको क्या होता है। तो देखिए सबसे पहले दे रखा है हियरिंग इम्पेयरमेंट लर्नर्स कांट कॉम्प्रहेंड विजुअल इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो हियरिंग इम्पेयरमेंट है, वो कॉम्प्रीहेंड विजुअल इन्फॉर्मेशन, इसका कोई सेंस नहीं बनता, क्योंकि हियरिंग इम्पेयरमेंट है उसको, तो वो विजुअली कैसे उसको इम्पेयर कर पाएगा। एक व्यक्ति को अगर सुनने में दिक्कत है तो देखने में फिर उसको कैसे दिक्कत आएगी। एक व्यक्ति अगर सुनने में दिक्कत है उसको, तो फिर वो जो देखने वाली चीज़ है उसमें दिक्कत थोड़ी आएगी, उसको सुनने वाली में दिक्कत आएगी ना। अब डिस्लेक्सिक होती है लेक रीडिंग एंड राइटिंग फ्लुएंसी। देखिए ऐसा होता है, डिस्लेक्सिया जो होता है ना, यहाँ पर आपका राइटिंग नहीं होता, राइटिंग में आता है आपका डिस्ग्राफिया। ये तो इसका आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड, ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है, क्योंकि जर्नली हम क्या करते हैं डिस्लेक्सिया में जर्नली हम क्या लेते हैं, डिस्लेक्सिया में जर्नली हम उनको लेते हैं जिनको रीडिंग में दिक्कत आती है, लेकिन थोड़ा बहुत ये माना जाता है कि अगर किसी बच्चे को रीडिंग में दिक्कत है तो कहीं ना कहीं उसको राइटिंग में दिक्कत आई। अगर बच्चा 100 को वोज पढ़ रहा है तो लिखेगा उसको वोज ही, तो कहीं ना कहीं जिस बच्चे में डिसलेक्सिया होती है ना, उसको राइटिंग में दिक्कत आती है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड ठीक है इसका। क्रिएटिव लर्नर क्या होते हैं, तो हाइपर एक्टिव। देखो हाइपर एक्टिव जो होता है ना, ये ADHD की है, ये ADHD का हाइपर एक्टिव जो नीचे रखा है ना, इसका मानोगे आप इसको। और अटेंशन डेफिसिट लर्नर क्या होते हैं, देखिए हाई मोटिवेशन नहीं होता इनमें, हाई मोटिवेशन वाली बात नहीं होती है, और लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में इसमें अटेंशन कहाँ होती है। भाई अटेंशन डेफिसिट बच्चा जो होता है ना, ADHD बच्चा जो होता है, ADHD का जो बच्चा होता है, ADHD बच्चा होता है, वो क्या होता है कि एक जगह रुक नहीं पाता चीज़ों को, मतलब बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता है चीज़ों को करने में, मतलब एक जगह रुक नहीं पाएगा स्टेबल होकर, वो बार बार खड़ा होगा, बच्चों को परेशान करेगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सेकंड ठीक है। सेकंड ऑप्शन डिसलेक्सिया में क्या होता है कि बच्चे को रीडिंग में दिक्कत होती है, और ये ऐसा माना जाता है कि अगर बच्चे को रीडिंग में दिक्कत है ना, तो कहीं ना कहीं उसको राइटिंग में दिक्कत आएगी, क्योंकि बच्चा अगर गलत पढ़ेगा तो उसको लिखा भी गलत है। ठीक है, बाकी अगर स्पेसिफिक अगर राइटिंग दिक्कत उसमें जाएगी तो वो डिस्ग्राफिया होता है, लेकिन कहीं ना कहीं डिसलेक्सिया माना जाता है इसको। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिजल्ट इन मीनिंगफुल
फैसिलिटेशन ऑफ लर्निंग। देखिए मीनिंगफुल क्या होता है कि बच्चा खुद बना रहा होगा। कनेक्टिंग न्यू नॉलेज टू प्रायर एग्जिस्टिंग नॉलेज, बिल्कुल ठीक है। देखो इसको ओसुबेल था, ओसुबेल नाम का साइकोलॉजिस्ट था, उसने भी कहा था कि बच्चे के पुराने ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ो, तो वो चीज़ ठीक है। ऑप्शन नंबर सेकंड बाद देखेंगे, यूज ऑफ एग्जाम्पल नॉन एग्जाम्पल, बिल्कुल अगर आप टीचर एग्जाम्पल नॉन एग्जाम्पल का यूज करेगा तो बच्चे की मीनिंगफुल लर्निंग होगी, बिल्कुल सही बात है। एनकरेजिंग मल्टीपल वे ऑफ लुकिंग ए प्रॉब्लम, बिल्कुल बच्चे को आप ये वो करोगे कि आपको एक प्रॉब्लम को अलग अलग वे से देखना है तो ये मीनिंगफुल होगा। लेकिन आप रिपीटेशन और रिकॉल कराओगे तो ये जो बच्चे में क्या है मीनिंगफुल नहीं होगा, बच्चा उसको रट्टा लगा लेगा। तो अगर इसके ऑप्शन की बात करें तो इसमें ऑप्शन नंबर सेकंड ठीक है, बाकी वो समझाने के लिए था आपको, ऑप्शन नंबर सेकंड इसका ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। देखिए 18 की थोड़ा सा बड़ा है क्वेश्चन नंबर 18। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट बी कंसिस्ट विद अ कंस्ट्रक्टिव एनवायरनमेंट। देखिए कंस्ट्रक्टिव एनवायरनमेंट की बात करते हैं। तो देखिए कंस्ट्रक्टिव एनवायरनमेंट वो होता है जहाँ बच्चा खुद ज्ञान का निर्माण करेगा, स्टूडेंट एंगेज हैं, मीनिंगफुल लर्निंग प्रॉब्लम सॉल्विंग हो रही है, तो बिल्कुल यहाँ पर वो ये सही है। कोलैबोरेटली बच्चे कर रहे हैं डायलॉग में, और मतलब क्या है कि एंगेज सपोर्ट कर रहे हैं इस इधर, अगर आपस में सपोर्ट कर रहे हैं दूसरे को और कोलैबोरेटली भी चीज़ कर रहे हैं तो एकदम ठीक है, ये आपका कंस्ट्रक्टिव है। टीचर elect students ideas and experiences to keep topics and plan teaching learning to elaborate or restructure their current knowledge, बिल्कुल अगर टीचर जो है बच्चे के जो की पॉइंट्स हैं, इनके एक्सपीरियंसेस हैं, उनको बच्चों को मतलब क्या कर रहा है, डिफाइन कर रहा है, समझ रहा है मतलब कि किस तरह बच्चों के क्या किसी चीज़ को लेकर एक्सपीरियंस है उनको डिफाइन कर रहा है आगे जाकर, तो वो भी मीनिंगफुल करेगा। लेकिन अगर टीचर ये कर रहा है कि टर्म एंड असेसमेंट कर रखा है, मतलब क्या सबमिटिव असेसमेंट वाली बात आ गई है, मतलब कि आखिरी में जाकर टीचर खाली असेसमेंट कर रहा है उसको, मतलब टीचर क्या है कि तुरंत चीज़ के ऊपर फीडबैक नहीं ना दे करके बच्चों का आखिरी में एग्जाम लिया उसका फीडबैक दे दिया, तो इससे जो है कंस्ट्रक्टिव नहीं होगा। कंस्ट्रक्टिव ये कहता है कि फॉर्मेटिव असेसमेंट की बात करता है कंस्ट्रक्टिव की, मतलब पढ़ाते समय भी आप उसका असेसमेंट कीजिए, दिक्कत है उसको दूर कीजिए, तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 गलत है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें तो देखिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या कर रहा है भाई, अ टीचर शुड एनकरेज स्टूडेंट्स टू सेट डैश रादर देन डैश। देखिए टीचर को क्या एनकरेज करना चाहिए, तो टीचर को एनकरेज करना चाहिए बच्चे को लर्निंग गोल्स को, बच्चे को क्या है कि लर्निंग गोल्स को बच्चे को आप ये चीज़ करिए कि भाई आपको ये सीखना है, आप ये चीज़ को ना बताइए कि भाई आपकी परफॉर्मेंस क्या है। देखिए बच्चों को आप परफॉर्मेंस से रिलेट ना कर करके आप उनके लर्निंग गोल सेट कीजिए कि भाई आपको ये चीज़ को सीखना है, लेकिन आप ये चीज़ को मतलब बच्चों में ना घुसाइए कि आपने जो एग्ज़ाम में परफॉर्म किया वो सबसे आपका मायने रखता है, वो मायने नहीं रखता। बच्चे के लर्निंग गोल्स को आप ये देखिए बच्चे ने क्या सीखा, बच्चा सीख क्या रहा है, मार्क्स क्या ला रहा है वो मैटर नहीं करता, बच्चा चीज़ सीख क्या रहा है वो ज़्यादा मैटर करता है। तो लर्निंग गोल्स को आप प्रेफर कीजिए रादर देन परफॉर्मेंस गोल्स, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं भाई। देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ इफेक्टिव लर्निंग स्ट्रेटेजी। देखिए इफेक्टिव लर्निंग क्या होती है, इफेक्टिव लर्निंग किसको कहोगे आप, देखिए इफेक्टिव लर्निंग वो होगी जिसमें सेटिंग गोल्स टाइम टेबल, बिल्कुल आपको ये है कि भाई आपको ये प्राप्त करना है, इस चीज़ को पढ़ने के बाद आपको ये चीज़ को प्राप्त करना है और आप उसको पर्टिकुलर स्ट्रक्चर या टाइम टेबल में करा रहे हो, तो ये भी बिल्कुल इफेक्टिव लर्निंग होगी। मेकिंग ऑर्गेनाइजेशनल करेक्ट चार्ट कॉन्सेप्ट मैप, देखिए कॉन्सेप्ट मैप्स और ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट्स हैं, अगर बच्चे के आप एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए बच्चा उन चीज़ों के कॉन्सेप्ट मैप बना रहा है, मतलब इस चीज़ को कनेक्ट कर रहा है उससे कि भाई इससे ये चीज़ ये हुई, इससे ये हुई, इसका मतलब बच्चा जब एक कॉन्सेप्ट को बीच में रख के और उससे अलग अलग कॉन्सेप्ट बना रहा है और उन कॉन्सेप्ट्स को जोड़ करके एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट का निर्माण अगर कर रहा है बच्चा, तो ये भी एक लर्निंग स्ट्रेटेजी इफेक्टिव होगी, बिल्कुल। थिंकिंग ऑफ एग्जाम्पल नॉन एग्जाम्पल, बिल्कुल एग्जाम्पल और नॉन एग्जाम्पल हैं, ये भी आपके लर्निंग को हेल्प करेंगे। एक्सप्लेन टू अ पीयर, बिल्कुल आप जब बच्चे को आपने कोई अच्छी टीचर समझी और आपका जो फ्रेंड उसको नहीं समझ पाया, तो आप जब उस बच्चे को समझाओगे ना तो क्लियरिटी कहीं ना कहीं आपके अंदर खुद भी आएगी, ठीक है। और सेल्फ क्वेश्चन, मतलब आप खुद से क्वेश्चन करोगे मैंने इसी से क्या सीखा, मेरे अंदर इससे क्या इंप्रूवमेंट हुआ, तो ये पांचों ही चीज़ जो है ना ये इफेक्टिव लर्निंग स्ट्रेटेजी में आती हैं। क्वेश्चन नंबर 21, देखिए इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन में क्या होता है। इंट्रिंसिक मोटिवेशन ये होती है कि बच्चा जब खुद से मोटिवेट होता है कि भाई मुझे किसी चीज़ को अगर प्राप्त करना है तो इसके लिए मैं खुद मोटिवेट हूँ, मेरे को बाहर से किसी रिवॉर्ड या पनिशमेंट की जरूरत नहीं है।
अब यहाँ पर एक्सटेंशन का क्या है, देखिए बच्चा एंजॉय डूइंग, अगर बच्चा खुद उसको एंजॉय कर रहा है ना वर्क को, इसका मतलब वो उसकी इंट्रिंसिक है, ये बच्चे की इंट्रिंसिक है। आई लर्न सो मच व्हेन आई डू माई वर्क होमवर्क, देखिए बच्चा सीख रहा है, बच्चा यहाँ पर सीख रहा है जब उसको होमवर्क को कर रहा है, इसका मतलब बच्चे की ये भी इंट्रिंसिक है। ड्यूरिंग डूइंग होमवर्क मेक मी अंडरस्टैंड माई कॉन्सेप्ट बेटर, बच्चा ये कह रहा है कि जब मैं होमवर्क को करता हूँ ना तो ये मेरे कॉन्सेप्ट को क्लियर करता है, तो ये भी बच्चे की इंट्रिंसिक मोटिवेशन। लेकिन लास्ट में क्या कह रहा है कि टीचर हमें क्या देता है, असाइनमेंट के मार्क्स देता है, तो टीचर मार्क्स दे रहा है, इसका मतलब टीचर उनको मोटिवेट कर रहा है, और टीचर क्या हो गया, एक एक्सटेंसिव मोटिवेटर हो गया, इसका मतलब जो ये है फोर्थ, ये एक एक्सटेंसिव मोटिवेशन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22, इन अ प्राइमरी क्लासरूम और टीचर शुड, देखिए प्राइमरी क्लासरूम में टीचर को क्या करना चाहिए, तो प्राइमरी क्लासरूम में टीचर को एग्जाम्पल और नॉन एग्जाम्पल, एक कॉन्सेप्ट के एग्जाम्पल और नॉन एग्जाम्पल दोनों देने चाहिए, ताकि बच्चे के अंदर से कॉन्सेप्ट को लेकर क्लियरिटी आ जाए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटेजीज वुड प्रमोट मीनिंग मेकिंग इन क्लासरूम, देखिए मीनिंग मेकिंग क्लासरूम में किसको, कौन सी जो स्ट्रेटेजी है वो मीनिंग मेकिंग को प्रमोट करेगी, तो देखिए जब बच्चे खुद एक्सप्लोरेशन करेंगे और उसका डिस्कशन करेंगे, मतलब बच्चे खुद एक्सप्लोर करेंगे उसको और उसका डिस्कशन करेंगे कि भाई ये चीज़ ऐसे हुई तो क्यों हुई, आपस में डिस्कशन करेंगे उसको, और उसको खुद एक्सप्लोर करेंगे भाई कि ये होने का कारण क्या था, तो बच्चे में क्लियरिटी चीज़ को लेकर आएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर फर्स्ट ठीक है इसका। क्वेश्चन नंबर 24, क्या करा, चिल्ड्रंस एरर्स एंड मिसकंसेप्शन, देखिए जो बच्चा कुछ गलती कर रहा है, किसी कंसेप्ट को सीखने में गलती कर रहा है, तो ये जो होता है ना, ये टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का एक क्या होता है, स्टेप है। बच्चा शुरू में गलती करेगा, उसको सीखेगा बाद में, फिर उसकी गलतियाँ कम होती जाएंगी, मतलब टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का ये एक इंपॉर्टेंट स्टेप है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं। ठीक है, कंस्ट्रक्टिव फ्रेम, देखिए ऐसा है, सीटेड जो होता है ना, इसमें 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं कंस्ट्रक्टिव में। अब यहाँ पूछ रहा है, इन द कंस्ट्रक्टिविस्ट फ्रेम चाइल्ड इज व्यूड एज, बच्चे को किस तरह देखते हो आप, तो देखिए बच्चा जो होता है ना, इसमें बच्चा यहाँ पे मिनिएचर एडल्ट, मतलब हु इज लेस देन एडल्ट, देखिए ऐसा नहीं होता, बच्चा जो है किसी चीज़ में एडल्ट से कम नहीं होता, तो इसमें आपने बच्चे को पहले ही वो कर दिया। टेबुलर आंसर जो है, इसको जॉन लॉक बात करते हैं, जो कि पूरी तरह गलत है। वो कहते हैं कि बच्चा खाली खाली मतलब स्लेट की तरह है, आप खुद उसमें आओगे डालोगे पूरी तरह, तो ऐसा नहीं होता, बच्चा अपने ज्ञान लेके आता है शुरू में, आप उसको नर्चर करते हो खाली, तो पहले सेकंड गलत है, बच्चा पैसिव नहीं होता। कंस्ट्रक्टिव इसमें जो होता है ना, बच्चा एक्टिव होता है और प्रॉब्लम सॉल्वर होता है, खुद सॉल्व करेगा और साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर होगा अपनी प्रॉब्लम का। ठीक है, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 40 है इसका। अब 26 की बात करते हैं, देखिए ये कह रहा है कि अ टीचर्स रोल वाइल यूजिंग कोऑपरेटिव लर्निंग इन क्लासरूम, देखिए ऐसा होता है कि जब कोऑपरेटिव लर्निंग को अगर टीचर कर रहा है तो वो क्या होगा उसमें, तो टीचर जो होगा वहाँ पर क्या सपोर्टिव होगा और ईच ग्रुप को मॉनिटर करेगा। टीचर क्या करेगा कि अलग अलग बच्चों के ग्रुप्स बना दिए उसने कोऑपरेटिव लर्निंग के लिए, भाई कि 4 बच्चे यहाँ बैठ के पढ़ेंगे, 4 यहाँ पढ़ेंगे, आपस में प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व करोगे, तो टीचर का वहाँ पर क्या एक तरह से मतलब टीचर का टास्क होगा, टीचर का टास्क ये होगा, टीचर सपोर्टिव होगा, जहाँ दिक्कत है उनको सॉल्व करेगा और साथ में ईच ग्रुप को मॉनिटर करेगा कि भाई किस ग्रुप किस तरह काम कर रहा है, क्या दिक्कत उनको आ रही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 ठीक है इसमें। भाई ये जो सारे आंसर्स हैं ना, ये सब स्टूडेंट से वेरीफाइड हैं, 99% चांस है कोई गलत नहीं होगा, और 1% कोई होता भी है तो आप उस चीज़ के लिए आप मेरे को बता सकते हो। ठीक है, बाकी 99% चांस बिल्कुल एकदम ठीक होंगे, क्योंकि बिल्कुल वेरीफाइड है, और मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि जब आपने कुछ पढ़ रखा हो दूसरा कुछ और बताता है तो फिर उसमें दिक्कत क्रिएट होती है, लेकिन ये सब वेरीफाइड आंसर है। ठीक है, 27, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स डिनोट्स द रिलेशनशिप बिटवीन डेवलपमेंट एंड लर्निंग करेक्टली, देखिए ऐसा होता है डेवलपमेंट और लर्निंग, ऐसा होता है, देखो डेवलपमेंट जो होती है ना, वो आपकी लर्निंग को फैसिलिटेट करती है, क्योंकि जितना आप डेवलप होंगे, डेवलपमेंट का मतलब आपके हर एस्पेक्ट में, हर डोमेन में, फिजिकली भी, मेंटली भी, सोशल इमोशनली भी, तो जितने आप डेवलप होंगे उतनी ही लर्निंग आपकी जल्दी होगी, क्योंकि आपने देखा होगा 4 साल का बच्चा जिस चीज़ को नहीं सीख पाएगा, 20 साल का आदमी उस चीज़ को आराम से सीख पाएगा। ये डिपेंड करता है किस पे, डिपेंड उसमें आपके डेवलपमेंट पे, डेवलपमेंट हुई तो उससे आपकी लर्निंग बेहतर होती है। ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है कि डेवलपमेंट एंड लर्निंग आर इंटररेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट, बिल्कुल जितनी ज़्यादा आपकी डेवलपमेंट है उतनी लर्निंग आपकी अच्छी होगी। एक 4 साल का बच्चा जो चीज़ नहीं सीख पाएगा, 20 साल का उसको आराम से सीख लेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 40 होगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 28, अकॉर्डिंग टू पियाजे स्पेसिफिक साइकोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइज वे ऑफ मेकिंग सेंस ऑफ एक्सपीरियंस आर कॉल्ड ऑफ, देखिए ऐसा होता है, जो पियाजे थे उन्होंने बात करी थी स्कीमास की। स्कीमा क्या होते हैं, आज आपने किसी चीज़ को देख लिया, 10 दिन बाद कोई आपको बोलेगा ना इस चीज़ के बारे में, तो आप उसको इमेजिन कर पाओगे,
आप देखोगे तो उसको पहचान जाओगे कि ये वो चीज़ है। क्यों? क्योंकि उस चीज़ के लिए जो इन्फॉर्मेशन थी वो आपके दिमाग में सेट हो गई। इसे कहते हैं स्कीमा। इसको प्याजे ने कहा था स्कीमा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड ठीक है इसका। 29, with an appropriate question suggestions the child understand can be extended far beyond the point which he could have reached alone, which construct does the above statement highlight। देखिए ऐसा होता है, जो हमारे थे बायगोस्की जो थे रसिया के, इन्होंने बताई थी दो चीज़ें। एक थी बताई स्कैफोल्डिंग, एक कहा था जेड पीडी। देखिए ये है आपका जेड पीडी। जेड पीडी में क्या होता है, एक ऐसा दायरा डिफरेंस जो कोई एक बच्चा सीख पा रहा है और खुद की मतलब बिना किसी सपोर्ट के, और एक बच्चा सीख पाता है किसी सपोर्ट से। तो जो इन दोनों के बीच का जो एरिया ये होता है जेड पीडी। लेकिन उसको सिखाने के लिए जो एक एमक्यू था, मोर नॉलेजेबल अदर, उसने जो इस इन्फॉर्मेशन दी या उसको हेल्प करी उसे कहते हैं स्कैफोल्डिंग। तो ये दोनों दिए थे बायगोस्की ने, स्कैफोल्डिंग और जेड पीडी। जेड पीडी वो एरिया है जो बच्चे का खुद का थिंक मतलब खुद की अंडरस्टैंडिंग है और दूसरे की हेल्प से उसके बीच का डिफरेंस है वो जेड पीडी है। और उसको बढ़ाने के लिए जो बच्चे को टीचर ने दी तो वो होता है आपका स्कैफोल्डिंग। ठीक है, या टीचर हो, एम क्यू मतलब कोई भी हो जो उससे ज़्यादा जानता है, मतलब मोर नॉलेजेबल देन अदर। ठीक है, ठीक है, मोर नॉलेजेबल अदर, एम क्यू मोर नॉलेजेबल अदर। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 30 लास्ट क्वेश्चन है सीडीपी का, 2019 का है ये, जुलाई का, पेपर 2 सीडीपी सेक्शन की बात करें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 क्या है, अकॉर्डिंग टू लैब बायगोस्की बेसिक मेंटल कैपेसिटीज आर ट्रांसफॉर्म इनटू हायर कॉग्निटिव प्रोसेस प्राइमरी थ्रू। देखिए ऐसा होता है, सिंपल सी बात है, सोशल इंटरेक्शन। देखिए ऐसा होता है, बायगोस्की ने क्लियरली कहा है कि हम कोई भी चीज़ सीखते हैं ना तो हम उसका निर्माण तो करते हैं लेकिन अकेले नहीं करते, समाज में रह करके सोशल इंटरेक्शन से उसका निर्माण करते हैं। ठीक है, तो सोशल इंटरेक्शन इसका चीज़ का ठीक है। रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट जो इसकी बात करते हैं स्किनर, स्टिमुलस रेस्पॉन्स जो हैं ये आपके थॉर्नडाइक और पावलोव ये दोनों थे। अडप्टेशन और ऑर्गेनाइजेशन ये दो स्टेप दे रखे हैं किसने, प्याजे ने बात कर रखी है अडप्टेशन और ऑर्गेनाइजेशन की। ठीक है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड ठीक है। तो ये था 2019 का जुलाई का पेपर 2 का सीडीपी सेक्शन। ठीक है, ये 30 जो क्वेश्चन हैं इनके आंसर जो है बिल्कुल सीरियस वेरीफाइड है, बिल्कुल आपको इसमें एक भी दिक्कत नहीं पाएगी। अगर मिलती है तो आप उसको कमेंट बता सकते हो, क्योंकि ह्यूमन फॉल्ट है, किसी से कर सकता है। ठीक है भाइयों, तो इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है भाई, तो ये खत्म होता है यहाँ पर सीडीपी सेक्शन। बाकी आगे जो वीडियोज़ हैं उसमें हम और डिस्कस करेंगे। ठीक है भाई, राम राम भाइयों।